हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। जय श्री कृष्णा। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 5 जनवरी 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, पिछले 2 दशकों में पहली बार 2022 में असम में किस जानवर का शिकार नहीं हुआ है? तो इसका उत्तर है गैंडे का। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की कि 2022 में असम में किसी गैंडे का शिकार नहीं किया गया है। 2000 के बाद से यह पहली बार है कि असम में गैंडों के अवैध शिकार की कोई घटना सामने नहीं आई है। आखिरी अवैध शिकार 28 दिसंबर 2021 को गोलाघाट जिले के हीलाकुंडा में दर्ज किया गया था। भारतीय गैंडे मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र घाटी, उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों और दक्षिणी नेपाल में पाए जाते हैं। WWF के अनुसार जंगल में लगभग 3700 भारतीय गैंडे हैं। अकेले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान KNP में 2613 गैंडे हैं। गैंडों का शिकार उनके सींगों के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग पारंपरिक चीनी चिकित्सा में कई प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान KNP में गैंडों के अवैध शिकार के मामलों और संबंधित गतिविधियों की संख्या को कम करने के लिए 2019 में एक विशेष राइनो सुरक्षा बल का गठन किया था। 2001 से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 187 गैंडे मारे गए हैं। 2013 से 2014 के बीच गैंडों के अवैध शिकार के सबसे ज़्यादा मामले असम में देखे गए हैं। भारतीय गैंडों को IUCN रेड लिस्ट में संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया है। पहले इसे लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया था। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए असम सरकार को प्रधानमंत्री से बधाई मिली है। तो इस क्वेश्चन के तहत हमने देखा कि 2022 में असम में किसी भी गैंडे का शिकार नहीं हुआ है। जो आखिरी अवैध शिकार था वो हुआ था 28 दिसंबर 2021 को गोलाघाट जिले के हीलाकुंडा में। और भारतीय गैंडे मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र घाटी, उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्से और दक्षिणी नेपाल में पाए जाते हैं। WWF के अनुसार जंगल में लगभग 3700 भारतीय गैंडे हैं और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान KNP में 2613 गैंडे हैं। बताना कि गैंडों का शिकार क्यों किया जाता है? तो उनकी सींगों के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग पारंपरिक चीनी चिकित्सा में कई प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। असम सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए 2019 में एक विशेष राइनो सुरक्षा बल का गठन किया था। और अगर हम देखें तो 2001 से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 187 गैंडे मारे गए हैं अभी तक। 2013 और 2014 के बीच गैंडों के अवैध शिकार के सबसे ज़्यादा मामले असम में देखे गए थे और भारतीय गैंडों को IUCN रेड लिस्ट में संवेदनशील के रूप में प्रतिबद्ध किया गया है। पहले इसे लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है चीन। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली यह एशिया की पहली ट्रेन है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में शुरू की गई थी। जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन एल्स्टॉम द्वारा बनाई गई। एल्स्टॉम फ्रांस की रेल परिवहन कंपनी है। इस ट्रेन में लगे फ्यूल सेल ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिलाकर ऊर्जा पैदा करते हैं और बदले में सिर्फ पानी और भाप निकलती है। यह ट्रेन एक बार में 1000 किलोमीटर तक जा सकती है और इसकी अधिकतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाले सभी रेल वाहनों को हाइड्रल्स के रूप में जाना जाता है। केवल 1 किलो हाइड्रोजन लगभग 4.5 किलो डीजल के बराबर है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक दिसंबर 2023 तक भारत में हाइड्रोजन ट्रेनें शुरू हो जाएगी। हाइड्रोजन सेल ईंधन तेल बिजली या कोयले से सस्ता है। यह तेल बिजली या कोयले की तुलना में प्रदूषण मुक्त है, इसलिए यह अधिक किफ़ायती और पर्यावरण के अनुकूल है।
तो इस क्वेश्चन में हमने जाना कि हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का दूसरा और एशिया का पहला देश है चीन, और विश्व में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में शुरू की गई थी, जो कि एल्स्टॉम द्वारा बनाई गई थी, जो कि फ्रांस की रेल परिवहन कंपनी है। और इस ट्रेन के बारे में हमने जाना कि 1000 किलोमीटर तक जा सकती है एक बार में, और अधिकतम स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाले सभी रेल वाहनों को हाइड्राइल्स के रूप में जाना जाता है, और 1 किलो हाइड्रोजन लगभग 4.5 किलो डीजल के बराबर होती है। और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक दिसंबर 2023 तक भारत में हाइड्रोजन ट्रेनें शुरू हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत कब से APPU का नेतृत्व संभालेगा? तो इसका उत्तर है जनवरी 2023 से। तो अब जरा हम जान लेते हैं APPU के बारे में। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, पूर्व सदस्य कार्मिक डाक सेवा बोर्ड, 4 साल के कार्यकाल के लिए APPU के महासचिव का पद ग्रहण करेंगे। यह पहली बार है जब कोई भारतीय डाक क्षेत्र में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। महासचिव APPU की गतिविधियों का नेतृत्व करते हैं। महासचिव एशियन पैसिफिक पोस्टल कॉलेज के निदेशक भी होते हैं, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अंतर सरकारी डाक शिक्षण संस्थान है। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU ये एशियाई प्रांत के लिए 32 सदस्यीय देशों के एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच डाक सेवा संबंधों का विस्तार और सुधार करना है। इसका उद्देश्य डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना भी है। तो इस क्वेश्चन में हमने जाना कि जनवरी 2023 से भारत APPU का नेतृत्व संभालेगा, और उसके लिए डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को APPU के महासचिव का पदभार दिया गया है। और महासचिव एशियन पैसिफिक पोस्टल कॉलेज APPC के निदेशक भी होते हैं, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अंतर सरकारी डाक प्रशिक्षण संस्थान है। हमने देखा कि APPU का फुल फॉर्म है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, जो कि एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्यीय देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, और इसका मुख्यालय है बैंकॉक, थाईलैंड में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 4 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस अंधे और आंशिक रूप से दृष्टिहीन लोगों के मानवाधिकारों के लिए संचार के साधनों के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 2019 से मनाया जाता है। नवंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया। ब्रेल प्रत्येक अक्षर और संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए 6 बिंदुओं का उपयोग करके वर्णानुक्रमिक और संख्यात्मक प्रतीकों का एक स्पर्शनीय प्रतिनिधित्व करता है। ब्रेल का नाम 19वीं सदी के फ्रांस में आविष्कारक लुई ब्रेल के नाम पर रखा गया है। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। तो इस क्वेश्चन में जाना कि विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया, और इसको 2019 से मनाया जाता है। 2018 में नवंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अग्निवीरों की शिक्षा जारी रखने के लिए किन किन सेवाओं ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर है MOD, MOE, MSDE। 3 जनवरी 2023 को रक्षा, शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नई दिल्ली में विभिन्न हितधारकों के साथ समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन इस सशस्त्र बलों में सेवा करते हुए अग्निवीरों को अपनी शिक्षा जारी रखने की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है। इन समझौता ज्ञापनों के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अग्निवीरों को 12वीं कक्षा के उपयुक्त प्रमाण पत्र और स्नातक की डिग्री प्रदान करेंगे। श्री सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों के भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक तकनीक से युक्त, पूर्ण रूप से सुसज्जित और युद्ध के लिए तैयार इकाई में परिवर्तित करने जा रही है।
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और क्षेत्रीय कौशल परिषदों SSC के सहयोग से सशस्त्र बलों के साथ प्रशिक्षित व तैनात किए जाने के दौरान अग्निवीरों की कार्य संबंधित भूमिकाओं कौशल सेट को राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों NOS के साथ मैप किया गया है। इन्हीं योग्यताओं के आधार पर अग्निवीरों को सशस्त्र बलों से सेवा मुक्त होते समय उद्योग जगत के लिए तैयार और उद्योग स्वीकृत कौशल प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस प्रक्रिया को निर्बाध रूप से सुविधाजनक बनाने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के विभिन्न विभागों ने सशस्त्र बलों के साथ बड़े पैमाने पर सहयोग किया है। इसके साथ ही कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय DGTV अग्निवीरों को राष्ट्रीय प्रमाण पत्र NTC जारी करने की सुविधा प्रदान करेगा। अग्निपथ योजना सरकार ने 15 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों को अग्निवीर के रूप में 4 साल की अवधि के लिए देश की तीनों सेनाओं के अधिकारी के रैंक से नीचे कैडर में भर्ती किया गया। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी राज्य सरकार बेसहारा लोगों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना करेगी? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश की सरकार। तो मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना के लिए 101 करोड़ रुपए के परिव्यय की जाएगी। इसका उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा देना है। तो हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार इंजीनियरिंग कॉलेजों, IIIT, NIT, IIM, IT, पॉलिटेक्निक संस्थानों आदि में कौशल विकास शिक्षा, उच्च शिक्षा और ऐसे बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च को वहन करेगी। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद बच्चों व निराश्रित महिलाओं से आय प्रमाण पत्र नहीं लिया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एक साधारण आवेदन पर सीधे लाभार्थी के खाते में सहायता राशि हस्तांतरित करेगा। सुक्खू ने कहा कि सरकार कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत परोपकारी लोगों और कंपनियों आदि से वित्तीय सहायता लेने का भी प्रयास करेगी। हिमाचल प्रदेश के CM ने कहा कि चाइल्ड केयर संस्थानों में रहने वाले बच्चे, फोस्टर केयर के तहत लाभान्वित होने वाले सभी बच्चे, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन में रहने वाली सभी निराश्रित महिलाएं और वृद्धाश्रम में निवासियों को लाभ मिलेगा। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा यदि किसी अन्य अनाथ बच्चे की पहचान की जाती है तो उसे भी योजना का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन और वृद्धाश्रमों के निवासियों को त्योहार मनाने के लिए 500 रुपये का त्योहार अनुदान प्रदान करने की अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है। तो इस क्वेश्चन के तहत हमने जाना कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना करने की घोषणा की है, जो कि 101 करोड़ रुपए के परिव्यय से की जाएगी और इसका उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा सुविधा प्रदान करना होगा, जिसके तहत इंजीनियरिंग कॉलेजों, IIIT, NIT, IIM, IT, पॉलिटेक्निक संस्थानों में कौशल विकास शिक्षा, उच्च शिक्षा और ऐसे बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च को सरकार वहन करेगी और इन बच्चों और निराश्रित महिलाओं से आय प्रमाण पत्र भी नहीं लिया जाएगा। और सरकार कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत परोपकारी लोगों और कंपनियों आदि से वित्तीय सहायता लेने का भी प्रयास करेगी। राज्य सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन और वृद्धाश्रमों के निवासियों को त्योहार मनाने के लिए 500 रुपये का त्योहार अनुदान प्रदान करने की अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। भारत और एशियाई विकास बैंक ने कई राज्यों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कितने अरब डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर है 1.22 अरब डॉलर। तो आइए जानते हैं समझौते के बारे में। इन समझौतों में क्रमशः त्रिपुरा और असम के पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली क्षेत्र और राजमार्गों में सुधार के लिए परियोजनाएं शामिल होगी। समझौतों में चेन्नई में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए $350 मिलियन का ऋण शामिल है। यह 3 नई मेट्रो लाइनों 3, 4 और 5 के विकास का समर्थन करेगा। महाराष्ट्र राज्य में प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $350 मिलियन के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 10 जिलों में राज्य के मुख्य सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के कम से कम 319 किलोमीटर राज्य राजमार्ग और 149 किलोमीटर जिला सड़कों का उन्नयन किया जाएगा।
असम में 300 किलोमीटर से अधिक राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों एमडीआर के उन्नयन के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। असम दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग SASEC कॉरिडोर कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के तहत अपग्रेड की जाने वाली सड़कों भारत को भूटान और बांग्लादेश से जोड़ने वाली SASEC कॉरिडोर से जुड़ी है। यह परियोजना जोगी धोपा में बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और सिलचर में प्रस्तावित एक अन्य पार्क की पूरक होगी। त्रिपुरा में बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के लिए $220 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह रोखिया बिजली संयंत्र को अत्यधिक कुशल संयुक्त चक्र गैस टरबाइन के साथ बदलने के लिए धन प्रदान करेगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। CJI DY चंद्रचूड़ ने फैसलों तक पहुंच प्रदान करने के लिए किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है ESCR। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स ESCR परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। ESCR परियोजना का उद्देश्य वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के 34,000 फैसलों तक पहुंच प्रदान करनी है। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के डिजिटल संस्करण को उसी तरह से उपलब्ध कराने की एक पहल है जिस तरह से वह आधिकारिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स में रिपोर्ट किए जाते हैं। ये फैसले सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, उसके मोबाइल ऐप और नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड NJDG के जजमेंट पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। यह देश भर के सभी वकीलों के लिए मुफ्त सेवा उपलब्ध होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ESCR के डेटाबेस में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ एक सर्च इंजन विकसित किया है। फिलहाल 1 जनवरी 2023 तक घोषित फैसलों को उपलब्ध करवाया जाएगा। सभी फैसलों को 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तटस्थ उद्धरणों की प्रक्रिया पर काम करने के लिए 3 न्यायाधीशों वाली एक समिति भी बनाई गई है। तो इस तरीके से हमने जाना कि CJI DY चंद्रचूड़ ने फैसलों की पहुंच तक लिए ESCR की घोषणा की है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, रक्षा मंत्री ने किस दिन अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर है 3 जनवरी को। आइए जानते हैं सियोम पुल के बारे में। उन्होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये प्रोजेक्ट 724 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं। यह भारत की विशेष रूप से लद्दाख से अरुणाचल तक चीन के साथ सीमा पर बुनियादी ढांचे का विस्तार करेगा। सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश के सियोम नदी पर बना अत्याधुनिक 100 मीटर लंबा क्लास 70 स्टील आर्क सुपर स्ट्रक्चर सियोम पुल है। अलंग पिंकी ओनंग रोड पर सियोम पुल वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास ऊपरी सियोन जिले तुतिंग और इंकीयोंग क्षेत्रों में सेना के वाहनों और हथियारों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा। राजनाथ सिंह ने सियोम पुल साइट से अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, पंजाब और राजस्थान में 21 अन्य पुलों, 3 सड़कों और 3 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी वर्चुअली उद्घाटन किया। इसके अलावा 3 टेलीमेडिसिन नोड्स का उद्घाटन किया गया, 2 लद्दाख में और 1 मिजोरम में। ये तीनों टेलीमेडिसिन नोड्स BST वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल उपग्रह संचार के माध्यम से सेवा अस्पताल में जोड़ेंगे। यह सेटकॉम BST संचार का उपयोग कर सेवा अस्पतालों में विशेषज्ञों के साथ टेलीमेडिसिन परामर्श के माध्यम से आपात स्थितियों के लिए त्वरित चिकित्सा हस्तक्षेप प्रदान करेगा। इन 28 योजनाओं के उद्घाटन के साथ 2022 के दौरान कुल 2,897 करोड़ रुपए की लागत से BRO की कुल 103 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं राष्ट्र को समर्पित की गई। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 3 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंची। उन्होंने राजभवन जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां आम लोगों में संवैधानिक जागरूकता पैदा करने के लिए राजभवन में संविधान पार्क स्थापित किया गया है। पार्क में संविधान निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक की यात्रा को प्रतिमाओं, मॉडलों और चित्रों आदि के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान में सौर ऊर्जा मंडलों की वितरण प्रणाली का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया और SJVN लिमिटेड की
1000 मेगावाट की बीकानेर सौर परियोजना की आधारशिला रखी। उन्होंने ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अभियान राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के लॉन्च में भी भाग लिया। 4 जनवरी को राष्ट्रपति मुर्मू राजस्थान के पाली में होने वाले भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 8वें राष्ट्रीय जंबोरे का भी उद्घाटन करेगी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका उत्तर है कैप्टन शिवा चौहान। शिवा चौहान फायर एंड फ्यूरी कोर्प्स की अधिकारी है। उन्हें सियाचिन ग्लेशियर में कुमार पोस्ट पर तैनात किया जाएगा। कुमार पोस्ट में पोस्टिंग से पहले उन्हें कठिन प्रशिक्षण से गुजरना होगा। सितंबर 21 में 8 विकलांग लोगों की एक टीम ने कुमार पोस्ट पर 15,632 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। यह 76 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना ने 1984 में पूरे सियाचिन ग्लेशियर को अपने नियंत्रण में ले लिया था। 1984 से भारत और पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थायी सैन्य उपस्थिति बनाए रखी है। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12। HDFC बैंक ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। HDFC बैंक भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। बैंक ने अपने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए अगले चरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। यह करार बैंक के एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए किया गया है। साथ ही इस करार का उद्देश्य माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड का इस्तेमाल के साथ अपनी सेवाओं को और सुरक्षित बनाना है। माइक्रोसॉफ्ट एजूर स्टैक पर निर्मित बैंकिंग प्रणालियों को अपनाकर बैंक अपनी कार्यप्रणाली को लोकतांत्रिक और मुद्रीकरण करने में सक्षम होगा। ये समाधान एकीकृत वास्तुकला, सहयोगी इंजीनियरिंग वातावरण, उद्योग अग्रणी सुरक्षा और AI/ML आधारित इकोसिस्टम से संचालित होंगे। HDFC बैंक की ओर से बताया गया कि यह अपनी फ्यूचर रेडी रणनीति के एक हिस्से के रूप में इन हाउस IP विकसित कर रहा है। इसके साथ ही बैंक ने कहा कि प्रौद्योगिकी IP के सह निर्माण के लिए फिनटेक सहित कम कंपनियों के साथ उसने साझेदारी की है। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके एंटरप्राइजेस रिपोर्टिंग और उन्नत एनालिटिक्स में अपनी सूचना प्रबंधन क्षमताओं का विस्तार देगा। इसके लिए बैंक एंटरप्राइजेस डेटा परिदृश्य को समेकित और आधुनिक बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट यूजर प्लेटफॉर्म की मदद लेगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 21-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? तो इसका उत्तर है ONGC। भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 21-22 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्यमों CPSE में सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी ONGC थी। ONGC के बाद सबसे अधिक लाभ कमाने वाले अन्य CPSE है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड, NTPC और सेल। तो आइए जानते हैं सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसकी मुख्य विशेषता है 21-22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संचालन का शुद्ध लाभ 50.87% बढ़कर 2.49 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2020-21 में यह 1.65 लाख करोड़ रुपए था। घाटे में चल रहे CPSE का शुद्ध घाटा वित्त वर्ष 2021 में 0.23 लाख करोड़ रुपए से घटकर वित्त वर्ष 21-22 में 0.15 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो 37.82% की कमी को दर्शाता है। घाटे में चल रहे प्रमुख CPSE क्रम अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, MTNL, एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड थे। वित्त वर्ष 21-22 में परिचालन CPSE द्वारा घोषित लाभांश वित्त वर्ष 21 में 0.73 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 57.58% बढ़कर 1.15 लाख करोड़ रुपए रहा। सर्वेक्षण ने वित्त वर्ष 21-22 में पेट्रोलियम, रिफाइनरी और विपणन, कच्चे तेल और परिवहन और रसद क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन को राजस्व वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया। वित्त वर्ष 21-22 में सकल राजस्व में पेट्रोलियम, रिफाइनरी और विपणन, व्यापार और विपणन, बिजली और उत्पादन ने मिलकर 69.08% का योगदान दिया।
उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, केंद्र सरकार के ऋणों पर ब्याज, लाभांश और अन्य शुल्कों और करों के माध्यम से केंद्रीय खजाने में सभी सीपीएसई का योगदान 2021 में 4.97 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 2021-22 में 5.7 लाख करोड़ रुपए रहा, जो 2.14% की वृद्धि की दर्शाता है। इसके अलावा सभी सीएसआर पात्र सीपीएसई 160 का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर वित्तीय वर्ष 21-22 में 4600 करोड़ रुपए रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 21 में यह 4483 करोड़ रुपए था, जो 2.61% अधिक था। सीएसआर के तहत सबसे अधिक योगदान देने वाले शीर्ष 5 सीपीएसई, ओएनजीसी, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एनएमडीसी और पावर ग्रिड थे। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म करने का फैसला किया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भी राजस्व कामों को नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत लाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार उत्तराखंड में 1800 राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था अब राज्य पुलिस द्वारा संभाली जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था क्यों खत्म की? सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के दौरान उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को बदलने की मांग जोर पकड़ी। भाजपा नेता विनोद आर्य 6 दिनों तक लापता रहने के बाद 24 सितंबर को ऋषिकेश में चिल्ला नहर में मृत पाए गए थे। यह क्षेत्र राजस्व पुलिस के अधिकार क्षेत्र में था। राजस्व पुलिस पर समय पर शिकायत दर्ज नहीं करने और आरोपियों का पक्ष लेने का भी आरोप लगाया गया। इन आरोपों के जवाब में उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म करने का फैसला किया है। सरकार ने घोषणा की है कि उत्तराखंड में 1800 राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था अब रेगुलर पुलिस संभालेगी। सरकार ने राजस्व पुलिस की व्यवस्था को समाप्त कर इन गांवों को रेगुलर पुलिस के अधीन करने के लिए अधिसूचित कर दिया है। पहले चरण में 52 थाने और 19 चौकियों पर सीमा विस्तार किया जाएगा। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तराखंड प्रदेश में राजस्व पुलिस की व्यवस्था की शुरुआत साल 1861 में हुई थी, जिसके तहत पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार से लेकर जिलाधिकारी और मंडलायुक्त तक को राजस्व कार्यों के साथ ही पुलिस के कार्यों की जिम्मेदारी निभानी होती थी। इस व्यवस्था में एक बड़ा रोल पटवारी का रहता है, जिसके पास अपराधियों से टक्कर लेने के लिए आधुनिक हथियार नहीं, महज एक डंडा रहता है। भारतीय कानून के अनुसार अस्त्र शस्त्र केवल रेगुलर पुलिस को धारण करने का अधिकार है। राजस्व पुलिस को यह सुविधा नहीं मिलती, जिस कारण इस पुलिस को उत्तराखंड में गांधी पुलिस के नाम से भी संबोधित किया जाता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक-अवे हम देख लेते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शीतकालीन और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन है। और इस तरह आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।